एक लड़की अपने माता पिता से अनुमति लेती है। वो अपनी दोस्त के साथ एक शानदार पार्टी में शामिल होती है। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ युवा लड़कों से होती है। उनकी उम्र लगभग एक जैसी होती है, लेकिन दोस्ती का नाम लेकर उन लड़कों ने उस मासूम लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर दिया। इस घटना के बाद कहानी की दिशा ही बदल जाती है। उन युवकों की जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का सफर। कहानी की शुरुआत एक अदालत से होती है। जज के सहायक एक विशेष फाइल लेकर आते हैं। फाइल देखकर जज हैरान रह जाते हैं। ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने खुद के खिलाफ दायर किया था। जज दोपहर का भोजन करते हुए इस अजीब मुकदमे के बारे में सोचते हैं। वे तय करते हैं कि खाने के बाद ही इस पर सुनवाई करेंगे। पूरे परिसर में इस खबर की चर्चा शुरू हो जाती है। मीडिया भी तेजी से ये बात फैला देता है कि एक महिला ने अपने ही ऊपर केस ठोका है। कुछ देर बाद विंदे को कोर्ट में बुलाया जाता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती है, लोगों के बीच फुसफुसाहट तेज हो जाती है। कुछ का कहना है कि शायद उन्होंने अपने पति या बच्चे की जान ली हो। अब पछतावे में सरेंडर करने आई है। यहीं से कहानी बीते दिनों में चली जाती है। विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर परीक्षा खत्म होने की खुशी में पार्टी की तैयारी करता है। दूसरी तरफ चैत्र की तस्वीर सामने आती है। वह अपने माता पिता की बहुत प्यारी और संस्कारी बेटी है। सुबह उठकर वह सबके लिए कॉफी बनाती है। छोटे भाई के साथ हंसी मजाक करती है। नाश्ते की मेज पर उसकी सहेली का फोन आता है। वह उसे पार्टी में बुलाती है। चैत्र को डर लगता है कि पिता मना कर देंगे, लेकिन सहेली फोन को स्पीकर पर रख देती है। बातों ही बातों में वह पिता से हाँ करवा लेती है। दोपहर होते ही चैत्र अपनी दोस्त के साथ पार्टी स्थल पर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात उन 5 लड़कों से होती है जो कल मस्ती कर रहे थे। पहले विकास और फिर उसके चारों दोस्त चैत्र से घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे जान पहचान गहरी होती है। सब मिलकर नाचते गाते हैं। पार्टी खत्म होने पर दोस्त चैत्र को छोड़ने की बात करती है। चैत्र मना कर देती है। वो कहती है कि उसके पिता आ रहे हैं। रात को पिता उसे घर लेकर आते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही चैत्र का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह सहमी हुई और असामान्य लगने लगती है। पिता सोचते हैं कि शायद थकान का असर है। चैत्र अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। नहाने जाने पर उसके शरीर से खून रिसता है। ये स्पष्ट संकेत देता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी सहेली का फोन आता है। वह बताती है कि चैत्र का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। ये सुनकर चैत्र पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ विकास और उसके दोस्त भी घबरा उठते हैं। उन्होंने चैत्र के साथ गलत किया था और वीडियो बनाया था। एक दोस्त ने अनजाने में वह वीडियो आगे भेज दिया। विकास अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा होता है। वह सबको तुरंत छिपने का निर्देश देता है। अगली सुबह चैत्र का परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा होता है। चैत्र वहां आती है। उसका बर्ताव बेहद अजीब होता है। पिता कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो चिल्ला पड़ती है। छोटा भाई छूता है तो वो उस पर भी भड़क जाती है। घर का माहौल भारी हो जाता है। चैत्र अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ समझ जाती है कि कुछ गंभीर घटा है। वो चैत्र को सच बताने को कहती है। डरते हुए चैत्र सब कुछ खोलकर रख देती है। पार्टी में उन लड़कों से दोस्ती हुई। पार्टी के बाद उन्होंने घर छोड़ने का झांसा दिया। पिता का फोन नहीं लग रहा था। बार बार कहने पर वो गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उन्होंने गाड़ी बदली। चैत्र को कुछ खाने को दिया। खाने के बाद वो बेहोश होने लगी। चलती गाड़ी में वे उसके साथ गलत हरकतें करने लगे और वीडियो बनाने लगे। इतना बताकर चैत्र रुक जाती है और पूरी बात सुनती है। चैत्र बताती है कि वे गाड़ी को एक सुनसान जगह ले गए। फिर उन 5 ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सुनकर माँ सन्न रह जाती है। वे बाहर आकर रोते हुए पति को सब बताती है। पिता भी टूट जाते हैं। वे पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। माँ डॉक्टर को बुलाने का सुझाव देती है, लेकिन चैत्र कमरे से बाहर आती है। वह कहती है कि तुरंत पुलिस स्टेशन चलना होगा। माँ बाप पुलिस के नाम से हिचकिचाते हैं, पर चैत्र अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि उन लड़कों को सबक मिलना जरूरी है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर चैत्र सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। पुलिस अधिकारी समझ जाते हैं कि वह गहरे आघात में है। उसे एक विशेष केंद्र ले जाने की सलाह दी जाती है। वह धीरे धीरे वो सामान्य होती है। वह विकास सहित 5 लड़कों के नाम बता देती है। हर बात साफ शब्दों में कहती है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद मेडिकल जांच होती है। शरीर पर हिंसा के निशान स्पष्ट दिखते हैं। पुलिस चैत्रा के बताए पतों पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। ठोस सबूत हाथ लग जाते हैं। अलग अलग जगहों पर छापा मारकर पुलिस उन 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर हैदराबाद के पुलिस आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पत्रकार पुलिस पर सवाल दागते हैं। शहर में अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? आयुक्त बताते हैं कि ये केस आसान नहीं है। पकड़े गए 5 लड़के बहुत अमीर और सम्मानित परिवारों से हैं, जबकि पीड़ित लड़की एक साधारण नाबालिग है। आयुक्त एक स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या कोई उसे जानता है। जब कोई
कोई नहीं बता पाता तो आयुक्त उस बच्ची की कहानी सुनाते हैं। कुछ बिगड़े हुए अमीर लड़के स्कूल से भागकर शराब और नशे के लिए बाहर गए थे। नशे में वे तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। सामने वाली गाड़ी में वह बच्ची अपने दादा और चाचा के साथ सफर कर रही थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि तीनों की मौत हो गई। आयुक्त फिर सोहेल नाम के लड़के की तस्वीर दिखाते हैं जिसे सब साइको कहते थे। आयुक्त बताते हैं कि अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद अपराधी बन गया। आयुक्त स्पष्ट करते हैं कि आज चैत्र के साथ जो हुआ उसके लिए उन लड़कों के माता पिता जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दी। इसके बाद आयुक्त एक एक करके उन पांचों के पिताओं के नाम मीडिया के सामने रखते हैं, जिनमें से एक सांसद है तो दूसरा मंत्री है। अपने नाम सामने आते देख वे वीआईपी लोग आयुक्त पर भड़क जाते हैं। आयुक्त नहीं रुकते, वे विकास के पिता का नाम बताते हैं। वह एक बड़े व्यापारी हैं। साथ ही वे विकास की मां विंध्य का भी जिक्र करते हैं। वह विकास पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य और निदेशक हैं। वही विंध्य जो कल तक उस छोटी बच्ची के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। आयुक्त अब देखना चाहते हैं कि अपने बेटे के इस घिनौने काम पर विंध्य क्या प्रतिक्रिया देती है। आयुक्त स्पष्ट करते हैं कि ये मामला पोक्सो एक्ट के तहत चलेगा। पांचों लड़कों के परिवार वाले इकट्ठा होते हैं। वे तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को पुलिस हिरासत में नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ विंध्य स्कूल में एक अहम बैठक बुलाती है। वे प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे देती है, लेकिन लोग उन्हें नहीं छोड़ते। स्कूल के छात्र दूर से उन्हें चिल्ला चिल्ला कर अपमानित करने लगते हैं। ये सब सुनकर विंध्य स्कूल छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचते ही पति रेड्डी पूछते हैं कि तुमने इस्तीफा क्यों दिया। विंध्य बताती है कि और क्या करती, तुम्हारे बेटे ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आज विकास जैसा भी है उसके पीछे तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। तुमने उसे अत्यधिक लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया। 10वीं में आते ही बाइक दिला दी। रेड्डी पलटकर कहते हैं कि तुमने भी तो उसे सिर पर चढ़ा रखा था। स्कूल में हमेशा उसे बचाती थी। उसे इस हाल तक लाने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। आज मिलकर उसे पुलिस से बचाते हैं। विंध्य साफ मना कर देती है, वे इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसी बीच खबर आती है कि उस मामले के चलते मंत्री और विधायक को पद से हटा दिया गया है। बाकी 2 अभिभावकों को भी अपनी पार्टियों से निकाल दिया गया। चारों लड़कों के घर वाले अपने बच्चों की हरकतों के कारण मुसीबत में घिर जाते हैं। विंध्य उदास मन से विकास के बचपन के अच्छे दिन याद करने लगती है। जब सब कुछ सामान्य था, फिर दिखाया जाता है कि माता पिता के साथ न मिलने की वजह से विकास धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। दृश्य अब उन 5 लड़कों की ओर मुड़ता है। पुलिस उन्हें 2 दिनों से मार रही है, लेकिन वे कुछ नहीं बोलते। 2 दिन भूखा रखने के बाद पुलिस आयुक्त जयदेव वहां पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि अब बहुत 3rd डिग्री हो चुकी है, अब खाने का इंतजाम करो। वे 25 पैकेट बिरयानी मंगवाते हैं। आयुक्त सबको एक बड़ी मेज पर बैठाते हैं, लेकिन खाना सिर्फ विकास को दिया जाता है। विकास 2 दिन से भूखा था, वह तुरंत पहला पैकेट खत्म कर देता है। आयुक्त दूसरा पैकेट देते हैं, वह उसे भी खा लेता है, लेकिन आयुक्त नहीं रुकते। तीसरा पैकेट भी सामने रखते हैं। अब विकास के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। आयुक्त खाने के जरिए सजा देने के लिए चौथा पैकेट भी खोल देते हैं। विकास को इतनी तकलीफ होती है कि दोस्त भी चिंतित हो जाते हैं। आयुक्त जबरदस्ती 5वां पैकेट भी खिला देते हैं, जिससे विकास की हालत बुरी हो जाती है। लेकिन आयुक्त का गुस्सा शांत नहीं होता। वे बाकी 4 लड़कों को भी 5-5 पैकेट बिरयानी खाने की सजा देते हैं। उसी रात उन लड़कों के परिवार वाले आयुक्त के पास पहुंचते हैं। वे मुख्य सचिव से बात करवाने की कोशिश करते हैं। आयुक्त फोन को स्पीकर पर रख देते हैं। मुख्य सचिव आयुक्त से कहते हैं कि इन अपराधियों को बिल्कुल मत छोड़ना, जितना हो सके सबसे सख्त सजा दो। घर वालों ने मदद के लिए फोन मिलाया था, लेकिन वहां से उन्हें उल्टा जवाब मिल जाता है। इसके बाद पुलिस आयुक्त 5 लड़कों को उसी जगह ले जाते हैं जहां अपराध हुआ था। वहां एक महिला पुलिस के साथ गाड़ी में बैठती है। पूरा दृश्य दोबारा रिक्रिएट किया जाता है। आयुक्त लड़कों की पैंट उतरवा देते हैं। वे एक एक करके पूछते हैं कि किसने क्या किया और किसने वीडियो बनाया। आयुक्त इन अपराधियों को पूरी तरह तोड़ देना चाहते थे। सीन रिक्रिएट होने के बाद सबको प्रजनन क्षमता परीक्षण के लिए लैब भेजा जाता है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि अपराध के समय उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी। ये सुनकर सब शर्मिंदा हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें कठोर शब्दों में कहते हैं कि जुर्म करते समय तुम बड़े बहादुर बन रहे थे। अब क्या हुआ? आखिर में विकास की बारी आती है। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाता। वो केमिकल पीकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी समय घर पर विंध्य अपने पति से कहती है कि उन 5 ने उस लड़की के साथ कितना भयानक काम किया। पिछले 5 दिनों से उस बच्ची पर क्या बीती होगी। पति कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है, जो पुलिस हिरासत में है। तभी विंध्य को कॉल आता है। पता चलता है कि विकास ने आत्महत्या की कोशिश की है और वो अस्पताल में भर्ती है। विंध्य तुरंत अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल में पुलिस आयुक्त पहले से मौजूद होते हैं। नियमों के अनुसार वे विंध्य को अपने बेटे से मिलने की अनुमति दे देते हैं। जब विकास थोड़ा बेहतर महसूस करता है, तब माँ अंदर आती है। माँ विकास से कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम 5 मरोगे और तुम तो तड़प तड़प कर मरोगे। ये कहकर वो बाहर आ जाती है।
आयुक्त बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं। इसके बाद अदालत में जज के सामने पीड़ित और आरोपी पेश किए जाते हैं। जज चैत्र से बिना डरे सब कुछ बताने को कहते हैं। चैत्र बताती है कि वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी में गई थी। वहाँ विकास और उसके दोस्तों से दोस्ती हुई। पार्टी खत्म होने के बाद विकास ने घर छोड़ने की पेशकश की। दोस्ती के नाते वो गाड़ी में बैठ गई। फिर उन्होंने उसे नशीला भोजन खिलाया और दोस्ती के नाम पर उसके साथ गलत काम किया। आरोपियों का वकील दलील देता है कि चैत्र अपनी मर्जी से उनके साथ मस्ती करने गई थी। वह सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें चैत्र खुद गाड़ी में बैठती नजर आती है। वकील ये भी कहता है कि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट 3 दिन बाद दी थी, इसलिए जुर्म साबित नहीं होता। शरीर के निशान प्रेम के निशान भी हो सकते हैं। चैत्र का वकील इस पर कड़ी आपत्ति जताता है। वह कहता है कि 17 साल की उम्र में मस्ती करने का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा अपराध कर दे। जज विपक्षी वकील को चेतावनी देते हैं। वे पुलिस से और सबूत मांगते हैं। पुलिस 1 हफ्ते का समय मांगती है। अदालत के बाद आरोपियों के परिवार की तरफ से एक व्यक्ति ढेर सारा पैसा और सोने की बिस्किट लेकर चैत्र के माता पिता के पास आता है। वह कहता है कि केस वापस ले लो क्योंकि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। तुम इससे जीत नहीं पाओगे। ये सुनकर चैत्र के पिता उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देते हैं। माँ भी उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। अगली सुनवाई शुरू होती है। विपक्षी वकील जज से कहता है कि पुलिस अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं ला पाई। तभी पुलिस अदालत में आरोपियों द्वारा बनाया गया गैंगरेप का वीडियो और फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करती है। जब कोर्ट में वो वीडियो चलाया जाता है तो आरोपियों के घर वाले सन्न रह जाते हैं। वीडियो में इतनी क्रूरता थी कि जज भी दंग रह जाते हैं। उस वीडियो को सबूत मानते हुए जज कई धाराओं के तहत विकास को मुख्य आरोपी करार देते हैं। विकास को मुख्य आरोपी मानते हुए कुल 5 को 20 साल की सख्त जेल की सजा सुनाई जाती है। इस फैसले के बाद पुलिस आयुक्त की तेजी से केस सुलझाने के लिए तारीफ होती है, लेकिन बड़े परिवारों के नाम मीडिया में उछालने की वजह से आयुक्त को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सजा मिलने के तुरंत बाद 5 को जेल ले जाया जाता है। सस्पेंड होने पर आयुक्त पत्रकारों से कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और मैं इस फैसले को मानता हूँ। आज ये साफ हो गया कि अपराध करके कोई बच नहीं सकता। इस फैसले के बाद लोग विकास पब्लिक स्कूल पर भड़क जाते हैं क्योंकि इसी स्कूल के 5 लड़कों ने इतना घिनौना काम किया था। लोग स्कूल के बसों में तोड़फोड़ करते हैं। टीवी पर स्कूल के खिलाफ खबरें चलने लगती है। ये सब देखकर विंध्य बहुत भावुक हो जाती है। इसके बाद 5 को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। जेलर उन 5 को अलग अलग बैरक में रखता है। विकास को जिस बैरक में रखा जाता है वहाँ सब उसे अपराधी कहकर चिढ़ाते हैं। उसी जेल में साइको सोहेल भी था। सोहेल विकास के ऊपर पेशाब कर देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि सोहेल बैरक के दूसरे कैदियों को आदेश देता है कि विकास के साथ गलत काम करें। ये सब होने पर विकास को बहुत गुस्सा आता है। वह सबको हटाकर सोहेल से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में विकास कभी मार खाता है तो कभी मारता है। पुलिस आकर सोहेल को वहां से ले जाती है। पहली बार सोहेल पर किसी ने हाथ उठाते देख बैरक का एक कैदी विकास को पानी देता है। देखते ही देखते जेल में विकास के 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन इन 6 सालों में उससे कोई मिलने नहीं आता। लेकिन विंध्य को खबर आती है कि जेल में विकास पूरी तरह बदल गया है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। इसलिए विंध्य अपने बेटे के एग्जाम के लिए उसकी पैरोल पर रिहाई मांगने आती है और जेलर उसे 3 महीने की छुट्टी दे देता है। लेकिन अब वाले विकास में बहुत बदलाव आ चुका था। वो अपनी माँ के भाव दिए बिना ही गाड़ी में बैठ जाता है। माँ गाड़ी चलाते हुए पुलिस से विकास के बदलने की जो सिफारिश की थी उस पर पछतावा महसूस करती है। इसी बीच एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब विंध्य गाड़ी रोकती है तो विकास अमर नाम के किसी आदमी को कॉल करता है और गाड़ी से उतरकर चला जाता है। विंध्य अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। विकास अमर से मिलकर एक घर के अंदर जाता है और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। जब विंध्य वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि विकास और उसके कई लोग नशे में डूबे हुए हैं। विकास के साथ एक लड़की भी होती है। विंध्य उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपनी कॉलोनी ले आती है। विंध्य अपने पति रेड्डी से अलग एक कॉलोनी में रहती है, लेकिन विकास की रिहाई की खबर सुनकर रेड्डी भी वहां आ जाता है। वो विकास को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन विंध्य कहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। विकास भी अपनी माँ के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। तभी कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक अपराधी को इस कॉलोनी में रखना ठीक नहीं, यहाँ माएं बहनें रहती हैं। रेड्डी इसका विरोध करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर विंध्य विकास को नहला धुलाकर प्यार से खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। अगले दिन जब विंध्य विकास के कमरे में आती है तो देखती है वो उसी लड़की के साथ सोया हुआ है जो कल उसके साथ थी। विंध्य के आवाज देने पर भी विकास नहीं उठता तो वो एक बाल्टी भरकर पानी उसके ऊपर डाल देती है। इससे दोनों की नींद खुल जाती है। पानी डालने की वजह से विकास माँ पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। उसी दोपहर जब विंध्य छत पर पड़ा रही होती है तो विकास फिर से उसी लड़की को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद विकास अपनी माँ से कहता है कि मैं वही इंसान हूँ
जो गैंग रेप केस में जेल गया था। मैं पहले ही जेल में 6 साल काट चुका हूँ और अब पैरोल पर बाहर आया हूँ। इसके बाद मुझे फिर से 15 साल जेल में बिताने हैं। यही मेरी जिंदगी है और इन सब किताबों को पढ़कर कोई फायदा नहीं। इतना कहते ही वो अपनी माँ के सामने ही सारी किताबें जला देता है और वजह से वहाँ पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स डरकर चले जाते हैं। शाम को विकास अपने दोस्त अमर के साथ ड्रग्स लेने एक जगह पहुँचता है। तभी वहाँ पुलिस आयुक्त जयदेव को एक ड्रग डीलर के साथ सौदा करते हुए देख लेता है। डीलर को शक हो जाता है और वो पिस्तौल निकाल लेता है। जयदेव फौरन उसे पिस्तौल छीनकर उसके हाथ में गोली मार देता है। तभी वहाँ जयदेव की टीम पहुँच जाती है। विकास उसे पहचान लेता है और कहता है ये तो पूर्व पुलिस आयुक्त है। तभी टीम का एक सदस्य बताता है, सर अब नारकोटिक्स टीम के हेड है और यहाँ एक सीक्रेट ऑपरेशन पर आए थे। ऑपरेशन में सबको गिरफ्तार करने के बाद जयदेव विकास को उसकी माँ के पास ले जाता है। वह विकास से कहता है, हर किसी को जिंदगी में दूसरी बार मौका नहीं मिलता। तुम्हारी माँ ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये दूसरी जिंदगी बनाई है। अगर मैंने तुम्हें फिर से पकड़ा तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, सीधा मार दूंगा। वहां से जाकर जयदेव अपनी टीम को आदेश देता है कि विकास ने जेल में ये 6 साल कैसे बिताए हैं और उसका अमर के साथ कोई संबंध है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। दूसरी तरफ विकास इतनी धमकी मिलने के बाद भी नहीं रुकता। वो अपने दोस्तों को घर बुलाकर ड्रग्स और पार्टी शुरू कर देता है। तभी विंध्य वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। वो अपनी पिस्तौल निकालती है और शराब की बोतलों पर गोलियां चलाना शुरू करती है, जिससे पार्टी रुक जाती है और विकास सबको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद विकास अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस वाली पिस्तौल भी है, इसी और पर गुस्सा दिखाने के बजाय मुझे ही मार दो। धीरे धीरे तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक दिन में ही मर जाऊं। ये कहते कहते वे अपनी माँ से पिस्तौल छीन लेता है और उन पर तान देता है। तभी विकास पर ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है और वो अपना आपा खोने लगता है। माँ पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है और छीना झपटी में पिस्तौल बाहर गिर जाती है। तभी विकास अपनी माँ को पकड़ लेता है और नशे के हालत में उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। विंध्य उसे धक्का देकर दूर करती है और चिल्लाती है, हे भगवान, मैंने किस राक्षस को जन्म दिया जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। वे विकास पर शराब की बोतल फेंकती है। बेटे का ये व्यवहार देखकर विंध्य खुद को खत्म करना चाहती थी और शराब पीने लगती है। नशे में वो विकास को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, तू मेरे घर नहीं बल्कि सड़क पर मरेगा। विंध्य अपने कमरे में चली जाती है और विकास पूरी रात बाहर पड़ा रहता है। सुबह वो माँ की पिस्तौल लेकर उन्हें मारने आता है, लेकिन देखता है विंध्य लगातार शराब पी रही है। वो भी शराब पीते हुए कहती है कि अब इस जिंदगी में कुछ नहीं बचा, चलो साथ में बैठकर पीते हैं। तो विंध्य पूरी तरह शराब में आधी हो गई थी, जो विकास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी बीच जयदेव को पता चलता है कि जेल में विकास और अमर का कनेक्शन कैसे बना। सोहेल ने जेल में विकास को कई बार निशाना बनाया, जिससे विकास ने भी करारा जवाब दिया। उसकी इसी हिम्मत को देखकर अमर की नजर उस पर पड़ी। जेल के अंदर अमर ने विकास की मदद की, जिसकी वजह से विकास ने इन 6 सालों में जेल के अंदर ही अपनी एक अलग जगह बना ली थी। कहानी वर्तमान में आती है, जहां विंध्य अब हर वक्त नशे में डूबी थी। वह बार में जाती है और सड़कों पर नशे की हालत में तमाशा करती है, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोग शिकायत करने लगते हैं। विकास अपनी माँ को संभालकर पिता के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ भी विंध्य शराब पीना नहीं छोड़ती। इसी बीच विकास जब अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता है तो चैत्र की वही दोस्त उसे देखकर नफरत जताती है, जिसने पार्टी में उसने देखा था। अगले दिन जेल में बंद अमर की गर्लफ्रेंड ट्रेन के आगे कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। विकास उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। यहाँ विकास की वर्तमान गर्लफ्रेंड अमृता की कहानी दिखाई जाती है, जो गाँव से आई थी लेकिन नशे की दुनिया में फंस गई। अपनी दोस्त को खोने के बाद अमृता पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ विंध्य एक पार्टी में शराब पीकर स्विमिंग पूल में उतर जाती है और अपने बेटे को बुलाने लगती है। विकास अपनी माँ को वहाँ से निकालकर पिता के साथ घर ले जाता है, लेकिन घर जाकर भी विंध्य शराब पीती रहती है। जब वो नहीं रुकती तो विकास उसे कहता है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। वो बंदूक निकालकर कहता है, मुझे मार दो और खुद भी मर जाओ, तभी हम दोनों को शांति मिलेगी। विकास की ये बातें विंध्य पर असर करती है। विकास पढ़ने बैठ जाता है और माँ भी शराब छोड़कर उसको पढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ जयदेव जब अमर के ड्रग्स की तस्करी के बारे में पूछता है तो अमर सोहेल का नाम लेता है। जयदेव अपनी टीम को सोहेल से मिलवाने और ऑपरेशन यूफोरिया शुरू करने का आदेश देता है। जयदेव जेल में सोहेल से मिलने जाता है और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देते हुए ड्रग्स के रूट और गैंग के बारे में पूछता है। सोहेल हंसकर सब उड़ा देता है। जब जयदेव कहता है कि विकास और अमर मेरे कब्जे में है, तो सोहेल कहता है कि अगर विकास एक बार हाथ लग जाए तो उससे पुराना हिसाब चुकता करना है। सोहेल कुछ भी बताने से मना कर देता है। एग्जाम की पिछली रात विकास जब अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उस पुराने दोस्त से होती है जिसने उसके साथ अपराध किया था। वो दोस्त भी पैरोल पर बाहर आया था।
वो विकास को कड़वा सच बताता है कि हमें पुलिस के हवाले करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। उन्हीं की वजह से हम जेल में सड़ते रहे। जब हम सबके पिता हमें बचाने लगे थे, वही तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फोन पुलिस आयुक्त को सौंप दिया। माँ के इस सच्चाई को सुनकर विकास गुस्से में भड़क जाता है। वो जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, अमृता उसे याद दिलाती है कि कल उसका एग्जाम है, लेकिन विकास किसी की नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। अमृता विकास की माँ को फोन करके जानकारी दे देती है। रास्ते में विकास का सामना उसके पुराने दुश्मन सोहेल से होता है। उन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी, इसीलिए वो सड़क पर ही मोटरसाइकिल से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जयदेव की टीम वहाँ पहुँचती है और सोहेल को सरेंडर करने को कहती है। सोहेल भागने लगता है और विकास उसका पीछा करता है। जयदेव अपनी टीम को आदेश देता है कि विकास को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल उसका एग्जाम है और सोहेल को भी जिंदा पकड़ना जरूरी है ताकि ड्रग्स के पूरे रैकेट का पता चल सके। सोहेल पुलिस को चकमा देकर एक सिगरेट ठिकाने पर पहुंचता है, जहां से ड्रग्स की सप्लाई का पूरा प्लान कंट्रोल किया जा रहा था। वह सारा डाटा एक पेन ड्राइव में लेकर अपने गले में लटका लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक एक्सीडेंट में सोहेल की मौत हो जाती है। पुलिस को उसके गले से वो पेन ड्राइव मिल जाती है। विकास दूर से ये सब देख रहा था। जब उसकी माँ का कॉल आता है तो वो गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और पुरानी बातें याद करते हुए अकेला निकल जाता है। दूसरी तरफ जयदेव और उसकी टीम ड्रग्स की सारी खेप पकड़ लेती है और उसे आग के हवाले कर देती है। इस तरह ऑपरेशन यूफोरिया कामयाब होता है। अगले दिन सुबह परीक्षा केंद्र के बाहर विकास के मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन विकास एग्जाम देने नहीं आता। विंध्य बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये एग्जाम ही विकास के लिए आजाद होने का दूसरा मौका था। जब एग्जाम का समय खत्म होता है, तब विकास वहाँ आता है और चुपचाप पुलिस की वैन में बैठ जाता है। अब कहानी फिल्म के शुरुआती सीन यानी कोर्ट रूम में पहुँचती है। विंध्य ने खुद पर जो केस किया था, उसकी सुनवाई शुरू होती है। विंध्या जज से कहती है, मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए उसने अपराध किया। इस जुर्म की सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। तभी विकास के पापा भी खड़े होकर सजा की मांग करते हैं। कोर्ट में मौजूद एक दूसरा इंसान कहता है कि उसके बेटे ने एक लड़की पर एसिड फेंका था और उसने अपने बेटे को नहीं रोका, इसलिए वो भी सजा का हकदार है। एक और कपल कहता है कि उनके आपसी झगड़ों की वजह से उनका बेटा नशेड़ी बन गया, इसलिए गलती उनकी भी है। जज सभी की बातें सुनते हैं और कहते हैं कि हमारे कानून में ऐसी सजा का कोई रूल है नहीं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बच्चों को सही शिक्षा देने की बात कही गई है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर में पुलिस वैन जब आगे बढ़ती है तो जयदेव अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है। वह विकास को बताता है कि अगले हफ्ते दिल्ली में तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो। मैंने तुम्हारी पैरोल 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, इस बार मौका मत गवाना। विकास रोते हुए कहता है, मुझे अब कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए। इलाके का कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता। मेरी वजह से मेरी माँ और पिता को हर दिन अपमानित होना पड़ता है। आप मुझे मार दीजिए, वही सबके लिए बेहतर होगा। जयदेव ये सुनकर कहते हैं, तुम्हारी फैमिली को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे। तुमने अपराध किया तो तुम्हारे मम्मी पापा भी उसी आग में जले हैं। अपराध करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था। अब तुम्हारे पास एक मौका है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो और अच्छी तरह एग्जाम दो, तभी तुम्हारे मम्मी पापा को शांति मिलेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और विकास एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहुंचता है। वहां उसका इंटरव्यू लेने वाले मजिस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि खुद चैत्र थी। विकास उसे देखकर कांपने लगता है और रोने लगता है। चैत्र फाइल देखकर समझ जाती है कि आज उसे एक अपराधी को दूसरा मौका देना है। वहाँ मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये वही बलात्कारी है जिसने 6 साल जेल में काटे हैं, इसे कोई मौका मत दो, इसे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चैत्र शांति से विकास से सवाल पूछती है। विकास रोते हुए और कांपते आवाजों में दोनों सवालों का सही जवाब देता है। चैत्र फाइल पर अप्रूव की मुहर लगा देती है और बेस्ट ऑफ लक कहती है। विकास अपनी खुशी बयान नहीं कर पाता, वो बस फाइल लेकर अपनी माँ के पास जाता है। फाइल पर अप्रूव देखकर माँ खुश होती है। विकास अपनी माँ के पैरों पर गिरकर रोते हुए बार बार माफी मांगता है। जब चैत्र कोर्ट से अपनी गाड़ी में निकल रही होती है तो वो दूर से माँ और बेटे को खुश देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। माँ और बेटे की इस मुस्कुराहट के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।